नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं सुमित राणा, आपका सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। चलिए तो फटाफट देखते हैं क्या है हमारे पास आज के सेशन में। आज हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं 6। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। बेसिकली ये है क्या? देखिए, इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो या आपके विधानसभा के इलेक्शंस हो, बेसिकली ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है इस सेशन में। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आज हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों पे बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी, हम इन 3 चीजों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि वोटर्स लिस्ट क्या होती है इसके जाने बिना तो सेशन खत्म करना सही नहीं होगा, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इलेक्शंस के बारे में इन इंडिया। तो हम शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो देखिए क्या है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री क्या होता है? पार्लियामेंट्री रेफर्स टू पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट का मतलब संसद। ठीक है, भारत के जो लेजिस्लेचर है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उसका नाम है पार्लियामेंट। उसको हम हिंदी में कहते हैं संसद, विच कंप्राइज्ड ऑफ 3 थिंग्स: द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। यहां पर आपके सामने 2 इमेजेस हैं, एक है लोकसभा की, एक है राज्यसभा की। दोनों देखने में सिमिलर है, तो कैसे पता लगाएं कौन सा है राज्यसभा, कौन सा है लोकसभा? तो देखो, हमेशा याद रखना है आपको कि जहां भी आपको ग्रीन कलर का बैकड्रॉप दिखेगा, जहां भी आपको ग्रीन कलर का ये फ्लोर दिख रहा है या कलर ज्यादा इसमें आपको ग्रीन दिख रहा है, वो है आपका लोकसभा। और जहां भी है रेड कलर, ऑलमोस्ट रेड आई कैन से, कि वहां पर होता है राज्यसभा। तो बेटा ये हमेशा याद रखना, जब भी आप टीवी डिबेट्स देखते हो या इमेजेस देखते हो पार्लियामेंट से रिलेटेड, और अगर इनसाइड फोटो आप देख रहे हैं, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आप लोकसभा देख रहे हैं या राज्यसभा देख रहे हैं। चलिए आते हैं वापस हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, जिसमें मैंने कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुक कहती है कि लोकसभा और विधानसभा जो है उसके इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में। देखिए, जो लोकसभा है वो होता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में मेंबर्स को चुनने के लिए, और जो विधानसभा है वो है बेसिकली स्टेट्स से रिलेटेड। ठीक है, और विधानसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंबली। ठीक है, तो असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर। नेक्स्ट है, हर 5 साल के बाद होता यह है कि जो ऑलरेडी वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था, क्या देखा था? यही कि जब हरियाणा में इलेक्शंस हुए, जब चौधरी जी जीते, तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। उसके बाद होता क्या है, जब ऐसा हो जाता है, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि लोकसभा या जो विधानसभा है वो डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। देखिए, डिसॉल्व बेसिकली ये आपका केमिस्ट्री वाला नहीं है, डिसॉल्व पॉलिटिकल साइंस वाला डिसॉल्व होता है कि एक तरीके से अब वो काम नहीं कर रही है, अब वो एक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है विद द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है टाइप्स ऑफ इलेक्शन। बेसिकली देखिए, ध्यान से समझिएगा, इलेक्शंस भारत में 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल इलेक्शन, दूसरा होता है बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन बेसिकली जब हर 5 साल में लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे जनरल इलेक्शन, जो कि एक ही दिन हो जाता है या कभी कभी होता है, लेट से आज हुआ, 1 हफ्ते बाद हुआ। तो वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाना चाहता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो इलेक्शन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं जनरल इलेक्शन। और बाय इलेक्शन कब होता है? बाय इलेक्शन तब होता है जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, फिर से सुनिएगा, बाय इलेक्शन तब होता है जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। ठीक है, तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, बाय इलेक्शंस कभी कभी होंगे, एज पर द नीड होंगे, और ये जनरल इलेक्शंस इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होंगे।
चलिए लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट थिंग। ये है एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी कहा, उसका प्रूफ ये मैंने लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, जनरल इलेक्शन 2019 इलेक्शन शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया का मैप आपके सामने है और इंडिया के मैप में अलग अलग कलर्स हैं। वो अलग अलग कलर्स बेसिकली ये बताते हैं कि इलेक्शंस अलग अलग फेजेस में हुए थे इंडिया में। जैसे मैंने कहा कि जनरल इलेक्शन एक ही दिन हो सकता है और ये भी हो कि वो अलग अलग दिनों में हो। अलग अलग दिनों में क्यों? बहुत लॉजिकल बात है। इंडिया इतना बड़ा देश, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी, कई करोड़ वोटर्स, कई सारे राज्य, कैसे होगा इलेक्शन एक दिन में? टफ होगा, राइट? तो इसीलिए अलग अलग फेजेस में इलेक्शन होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये येलो कलर है। येलो इट सिंपली मीन्स कि इसका एक पर्टिकुलर डेट पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और स्टेट्स भी सेम है। फिर आपके पास ब्लू कलर है, अगेन यू कैन रिलेट विद एनी ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है, जहां जहां ब्लू कलर है वहां पर एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जनरल इलेक्शंस के बारे में। अब हम आते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो वर्ड है, इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल इज रिलेटेड विद इलेक्शंस, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस दिस। Constituency simply means voters in a geographical area who elect a representative to legislative bodies. देखो ध्यान से समझना, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब वो बॉडी जो कि लेजिस्लेशंस बनाती है, और आसानी से कहूं तो जो लॉज बनाती है, कानून बनाती है, किसके लिए? जनता के लिए। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज में जब जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया से वोट देती है। आपने नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स जब वोट देने जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं। लेट्स से आपका कोई रिलेटिव किसी और स्टेट में है तो वो अपने उस पर्टिकुलर स्टेट में वोट डालता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सही मायने में कहूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जगह होती है, वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर एक व्यक्ति एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। उसके अलावा वो किसी और भी जगह पर वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेफिनेशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहानी है क्या, तो मैंने दोनों वर्ड्स का मतलब समझा दिया है। अब आते हैं और पॉइंट ये है कि हम बिलीव करते हैं एरिया बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? हम मानते हैं कि भाई इतना बड़ा देश है और देश के बहुत सारे हिस्से हैं, हर हिस्से की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और हर हिस्से में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन इंडिया, राइट? तो हमें क्या करना है, हम देश को अलग अलग एरियाज में बांट देंगे और फाइनली क्या करेंगे, वहां से लीडर्स को चुनकर लाएंगे जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, लोगों के काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन एरियाज को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इंडिया को हमने बांट दिया 543 पार्ट्स में, तो 543 पार्ट्स का मतलब यह है कि 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हमको चुनकर वहां पर मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू होना चाहिए हर वोट का। मतलब अगर इलेक्शन में मैं वोट डालता हूं तो मेरे वोट का वैल्यू है 1। अगर कोई इंडिया का सबसे अमीर वोटिंग करता है तो भी उसका वैल्यू है 1। यहाँ तक कि इंडिया के एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी जाके अगर वोट डालें तो वैल्यू होगा 1। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Now what is it all about? देखो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 500 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं 5000 लोग। ठीक है, 5000 मिलकर यहाँ पर सिर्फ एक को चुन रहे हैं और यहाँ पर 500 लोग मिलकर एक को चुन रहे हैं, तो ये फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं, हम एक फेयर नंबर ऑफ, या कहना चाहिए कि रफली सेम नंबर हम रखते हैं लोगों का। डेफिनेटली नंबर हमेशा एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रफली एक पॉपुलेशन रख के चलते हैं और आप देखेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग उतने ही लोग आपको दिखाई देंगे। अब आता है लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। देखिए फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने बात शुरू की है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट इलेक्शंस के बारे में या स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में, और यहाँ से भी हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, लोकसभा जो है मैंने आपको दिखाया था ग्रीन कलर से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स बैठते हैं। ये 543 मेंबर्स कहाँ से चुनकर आते हैं? 543 मेंबर्स आते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुनकर, और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुनकर आते हैं तो वो बैठते हैं 543 सीट्स पे। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू सीट, या कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही सीट है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि 543 सीट्स हैं लोकसभा की या 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की, बात बराबर है, क्योंकि आपको इवेंचुअली मिलने वाले हैं 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब जरा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया उसके बारे में कुछ बता दूं। देखो, जो लोकसभा होता है ना बेटा, और जो राज्यसभा होता है ना, इन दोनों में ही जो मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि लोकसभा और राज्यसभा बेसिकली किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है पार्लियामेंट का, ये हिस्सा है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो जो यहां बैठेगा वो कहलाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम कहते हैं सांसद, हिंदी शब्द है सांसद, है ना। ये कौन होता है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको हम कहेंगे सांसद, सिर्फ पार्लियामेंट को हम कहेंगे संसद। तो देखो यहां पर हिंदी का ज्ञान काम आएगा। संसद और सांसद में डिफरेंस क्या है? मात्र आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन मीनिंग पूरा बदल जाता है। संसद होता है, हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, और सांसद हम लोगों की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं जो वहां पर बैठते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो हमारा देश है, जो मैंने आपको एक कलरफुल पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में आपने देखा कि इंडिया को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ा गया था, ताकि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हम चुनकर ले आए। अब क्या होता है, आपको ये भी पता है कि इंडिया जो पूरा देश है उसको मल्टीपल स्टेट्स में बांटा गया है। अब ये जो स्टेट्स है ना, इन स्टेट्स को भी और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, और वहां मैंने एक मैप दिखाया था जिसमें इंडिया का मैप था, जहां पर हरियाणा को हमने पॉइंट आउट किया था, और फाइनली हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट देखे थे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इंडिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप एक बार जरा गूगल करके देख लीजिए, और आपको दिखेगा कि वहां पर कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, उनके भी चुनाव होते हैं, और वहां से हमको चुनकर मिलते हैं MLA। MLA का फुल फॉर्म होता है बेटा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कहां होगी? हमेशा स्टेट में होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टेट की, ये होगी स्टेट में। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव को हिंदी में हम कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। सुना है ना चाचा, विधायक है हमारे। ठीक है, तो ये विधायक जो है ये MLAs कहलाते हैं इंग्लिश में। ये बैठते हैं स्टेट असेंबलीज में, और इनको चुनती है उस पर्टिकुलर राज्य की जनता। चुनती हमेशा 5 साल में ही है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश को 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। यहाँ पर 230 आपको MLAs मिलेंगे। आई होप यू गॉट दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये अंडे जैसा दिख रहा होगा, बट ये अंडा नहीं है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो, देश जो है वो एक ही है, भारत, इंडिया। ठीक है, भारत या इंडिया जो हमारा देश है उसके अलग अलग जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से देखें तो इंडिया को बांटा गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, बट अगर इलेक्शन के पर्पसेस से देखें तो इंडिया को बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, स्टेट्स को सेपरेटली बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही है कि जमीन का टुकड़ा तो सेम है। ठीक है, तो
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर मैं बात करूं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूं, और अगर मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूं, तो उनका रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि लेट्स से ये है इंडिया की टोटल सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या कह लीजिए यही है इंडिया, ठीक है, और उसमें हमने बनाई है 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यही जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उसी के अंदर है असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो लॉजिकल बात है, इंडिया के अंदर ही तो स्टेट्स आएंगे ना। ये इंडिया को 543 हिस्सों में हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब हमने क्या किया कि हमने जो है उसी इंडिया में स्टेट्स आते हैं। फिर मान लीजिए ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, तो हमने क्या किया, हमने इसको भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ताकि इलेक्शंस करवा सकें। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है अपने अंदर ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैरी करती हैं। अगली चीज जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, आई होप आइडिया पहले से होगा, नहीं है तो ध्यान से देखो। हम इलेक्शंस करवाते हैं इंडिया में 3 लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। लोकल लेवल 2 तरीके का होता है, एक शहरी क्षेत्र अर्बन, एक होता है रूरल। एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। जरा ध्यान से देखना, जब मैंने कहा सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। जब मैंने कहा स्टेट लेवल के इलेक्शंस तो हम बात कर रहे हैं स्टेट असेंबलीज की या विधानसभा की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टेट असेंबलीज की या विधानसभा की। ओके, और जब मैंने कहा लोकल लेवल तो हम बात कर रहे हैं 2 तरीके के एरियाज की, अर्बन एंड रूरल। और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, गांव के क्षेत्र, वहां पर हमको मिलती है पंचायत। क्या मिलती है? पंचायत। और इसके अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में जहां शहर होते हैं, वहां हमको मिलती है म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, इनके भी इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो इनके इलेक्शन करवाने के लिए क्या किया जाता है कि जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी है उसको, उसके इलेक्शन के लिए जो एरियाज हैं उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं वार्ड, कहते हैं वार्ड। ठीक है, ये होता है, ये वह है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वार्ड। तो वार्ड्स या वार्ड में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर इलेक्शंस करवाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक है आपकी किताब से ही लिया गया मैप, जरा ध्यान से देखिएगा। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543, जनरल 412, रिजर्व्ड 84, रिजर्व फॉर हुम? शेड्यूल कास्ट, एससी इज शेड्यूल कास्ट, रिजर्व फॉर एसटी 47। ये मैं डील करूंगा बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज जस्ट लुक एट द मैप केयरफुली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इंडिया के बहुत छोटे 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 बहुत सारे जो है हिस्से किए गए हैं, एंड उसको कहा गया है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बात समझ में आ गई। और इसके बाद आप देखिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी बात हुई है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी वो जो एक डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने क्या कहा, 543 जगह है, 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां इलेक्शन होगा। लेट से यहाँ पर एमपी है, लेट से क्या यहीं पर एमपी है, तो जो एमपी है ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गई। समझ में आ रहा है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ गई। तो यही वो नंबर्स लिखे हुए हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं लोकसभा की, अरुणाचल में होती हैं 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, और ऐसे ही पूरा नंबर बढ़ते चला जाता है। अगर आप ध्यान से बोर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई देंगी आपको, दैट इज 80। यूपी में लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और उसके बाद अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैं फिर से वो मैप दिखा देता हूं जिसपे मैंने कहा था कि ये देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब ये वो लाल, जो ये जो डार्क मरून या ब्राउन, ये रेड, आप जो भी आपको कलर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो भी कलर्स आपको जहां जहां दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे, तो यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति होगा। और जो ग्रीन वाले एरियाज दिख रहे हैं वहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा
तो वो होगा शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति, ठीक है। एसटी इज शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी इज शेड्यूल्ड कास्ट। और शेड्यूल्ड कास्ट के कितने लोग लोकसभा में आपको मिलेंगे? 84। शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने लोग आपको हमेशा मिलेंगे लोकसभा में? 47। क्यों मिलेंगे? वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसी पे बात आगे करते हैं। ये देखिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? देखिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो मैंने आपको समझा दिया क्या होती हैं, मैप में दिखा भी दिया। जरा उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्यों है ऐसा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कहता है कि भाई जो भी सिटीजन है, जितने भी सिटीजन हैं, सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा उसको रिप्रेजेंटेटिव बनने का भी अधिकार है। अरे सोचो ना, मैं वोट डाल सकता हूं तो क्या मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हूं तो मैं इंडियन, हूं तो मैं सिटीजन, तो आई शुड हैव बोथ द राइट्स टू बी अ वोटर एंड टू बी अ कंटेस्टेंट ऑफ द इलेक्शन। दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू राइट नाउ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेसिकली क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मतलब वो लोग जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भैया अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब ये होता है कि लेट से आपने कह दिया कि जिसको आना है आओ और खड़े हो जाओ और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, तो ये हो सकता है कि कुछ वीकर सेक्शंस तो आ ही ना पाए। क्यों नहीं आ पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। वीकर सेक्शन आप किसको कह रहे हो? जिनके पास पैसे की दिक्कत है, जिनके पास नॉलेज की दिक्कत है, या जिनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में हमेशा से ही बहुत कम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन हो गया तो वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिलेगा, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। और होगा ये क्यों कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे कहीं ना कहीं वो उनको दबा देंगे, या मान के चलिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल लोग जो होंगे वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए ज्यादा तत्पर रहेंगे और वो जीत भी उन्हीं की ज्यादा होगी, क्योंकि कई कारण होते हैं एक चुनाव के अंदर। तो फाइनली क्या है, इससे होगा क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो होगा क्या? होगा ये कि जो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज है वहां पर इस तरीके के सेक्शन की, इस वीकर सेक्शन की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इनके वॉइस नहीं सुना जाएगा, इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, इनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी, इनके एस्पिरेशंस कभी फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा भैया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दो। और अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तभी तो कहेंगे ना कि इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया? स्पेशल सिस्टम दिया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फॉर द वीकर सेक्शन, जिसकी शक्ल हमने ऑलरेडी देख ली है मैप में। और दो कम्युनिटीज बनी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मैं कहूंगा दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, दो सेक्शंस हैं बेसिकली, जिनको हमने वहां पर ये मौका दिया, ठीक है। और ये लाइन जो मैंने ऑलरेडी कही थी, ये देखिए, इन अ शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, in a SC reserved constituency only someone who belongs to the scheduled caste can stand for the election, ठीक है। देखो पूरे भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रहा है जहां पर शेड्यूल, जैसे लेट से अगर ये एससी का व्यक्ति है और वो अगर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है क्योंकि वो रिजर्व्ड है, उसका मतलब है कि प्रोपोर्शनली एससी की पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो सेम चीज लागू होती है शेड्यूल ट्राइब्स पर भी। और अब हम आगे देखते हैं कि डेटा के बारे में, जिसके हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जस्ट सिर्फ प्रूफ है आपको दिखाने के लिए कि 26 जनवरी 2019 के डेटा के हिसाब से 84 सीट्स जो है हमने रिजर्व की है। हमने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने फ्रेमर की एश्योर किया है कि 84 सीट्स आर फॉर एससी एंड 47 आर फॉर एसटी, ठीक है। जरा जोड़ के देख लेते हैं, 7 और 4 11, 8 4 12 और 1 13, मतलब 543 में से आपको 131 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? एससी एंड एसटी के लिए। तो हुआ ना काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शन होता है उनके टोटल पॉपुलेशन के उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसीलिए कोई कभी ये कह नहीं सकता है कि भाई बाकी लोगों का हमने हक मार दिया इनको स्पेशली रिजर्वेशन देके, ऐसा नहीं है, ठीक है।
और इसके अलावा जब डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर हम दूसरे वीकर सेक्शंस को भी मौका देते हैं। दूसरे वीकर सेक्शंस कौन, तो जरा देख लो, ठीक है, कौन है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, दैट इज 1/3 और 33% ऑफ द सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए कहां पर है? रिजर्व्ड है। कहां पर? लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, ठीक है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो है ये सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लोकल लेवल पे इलेक्शन होगा, चाहे वो पंचायत का हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हो या म्यूनिसिपैलिटी का हो, मुद्दा ये है कि उसमें से जो 1/3 ऑफ सीट्स हैं, लेट से अगर 9 टोटल सीट्स हैं तो 3 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड हो गई? वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो गई, मतलब महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया। बट इज इट द सेम केस विद लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विधानसभाज? तो एज ऑफ नाउ द बिल हैज ऑलरेडी पास्ड एंड अभी वो दिन देखना बाकी है। चलिए अब आगे देखते हैं वोटर्स लिस्ट के बारे में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डिसाइड हो गई, देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया ताकि हम चुनाव करवा सके। अब मुद्दा यह है कि चुनाव में हमें वोट भी तो डालना है। वोट कौन डालेगा? कौन होगा वोटर जो चुनेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव? तो इसकी बात हम शुरू करते हैं वोटर्स लिस्ट के साथ। एक लिस्ट होगी जहां पर वो नाम लिखे होंगे कि हाँ भाई इन सभी के पास है अधिकार वोट डालने का। कुछ इस तरीके की वोटर लिस्ट होती है। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, पढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए होता क्या है कि जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस अगर करवाने हैं, देखिए शब्द समझिएगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने हैं, नॉट लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। तो जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो भी वोट के लिए एलिजिबल है, उनके लिस्ट को बहुत पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है, बहुत पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है। और इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल। जरा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्या कि वोटर्स लिस्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? तो क्या है? ऑफिशियल नेम है इलेक्टोरल रोल। आम भाषा में हम कहते हैं वोटर्स लिस्ट, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपने नोटिस किया होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने का पहला कंडीशन क्या है कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पहला पॉइंट ही यही है डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने के लिए कि आप सभी के पास अधिकार होना चाहिए कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, ठीक है। तो कैसे चुनेंगे? जब आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि आपकी जब एक पर्टिकुलर उम्र हो गई, जब आपने एक पर्टिकुलर एज अटेन कर ली, नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट, नाउ यू आर एलिजिबल टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। अब होता क्या है? एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। मतलब अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, डजंट मैटर, व्हाटएवर जेंडर डजंट मैटर, व्हाटएवर कास्ट डजंट मैटर। द पॉइंट इज एक बार जो बटन दबाएगा कैंडिडेट को सिर्फ एक ही वोट जाएगा, ठीक है। और ये वोट सभी के पास होना चाहिए। विदाउट एनी गुड रीजन आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे तुम गरीब हो वोट मत दो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तुम वोट मत दो, क्योंकि तुम क्या सही मेंबर नहीं चुन पाओगे, सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन पाओगे, सही लीडर नहीं चुन पाओगे। ये एक्सक्यूजेस काम नहीं करते हैं। पढ़ा लिखा होना, पैसे वाला होना, ना होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, हर इंसान की अपनी डिमांड्स हैं, हर इंसान की अपनी एस्पिरेशंस है और वो चाहता है कि उसको कोई पूरा करे। कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाएगा? थ्रू वोट। इसका मतलब वोट सबको देना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। और उसके बाद जो है हम लास्ट पॉइंट पे देखते हैं कि ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग्स विद द ओन नीड्स एंड व्यूज, ठीक है। तो सबको वोट मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस, ठीक है। इसके बाद है
कि हमारे भारत देश में जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो जिस दिन आप अपना मनाएंगे 18th हैप्पी बर्थडे, ठीक है, उस दिन के बाद से आप एक वोटर कहलाने लगेंगे। ठीक है, मतलब वोटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 18 साल या उससे ऊपर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है और जेंडर क्या है, आपका राइट टू वोट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर कर दिया है। ठीक है, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मानसिक हालात ठीक नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में डेफिनेटली उनको रोका जा सकता है, बट वो चीजें रेयर होती हैं। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी है कि वोटर्स लिस्ट में वोटर का नाम आए, किसकी जिम्मेदारी है कि एलिजिबल वोटर्स का नाम आए वोटर्स लिस्ट में? ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। किसकी? गवर्नमेंट की होती है जिम्मेदारी। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर्म की हो, डजंट मैटर, उनका काम है, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए उनका नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो जो भी नया व्यक्ति आएगा, जो भी 18 साल का होगा, उसका नाम जो है वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एपिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब आपका वोटर्स लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एक प्रूफ दिया जाएगा जिसको हम कहेंगे एपिक, EPIC, और ये इसको हम कहते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इसके बारे में आऊंगा मैं, लेकिन इसके पहले ये देख लीजिए कि अगर आप 18 के हो गए तो आपका नाम ऐड होना चाहिए। लेट से आप रहते थे मध्य प्रदेश में, चले गए उत्तर प्रदेश, वहां शिफ्ट हो गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी और कारण से, तो आपका नाम अब उत्तर प्रदेश में ऐड होगा। किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप जाते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, तो जहां भी आप जाएंगे वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड होगा और आपको वहां वोट डालने के लिए अधिकार दिया जाएगा। और ये सारा काम होता कब है? ये सारा काम होता है हर 5 साल में। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट कब होता है या कितने सालों में होता है? आंसर होगा 5 साल में, हर 5 साल में। हर 5 साल में क्यों होता है? क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, और क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली अप टू डेट रहने के लिए, लिस्ट हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए। और इसके बाद आप वोटर्स लिस्ट में नाम आपका जुड़वा लेते हैं, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि आप वोट डालने के लिए योग्य हैं? तो उसका प्रूफ आपके पास क्या है? तो आपके पास प्रूफ है वोटर आईडी कार्ड। तो जैसे वोटर्स लिस्ट का नाम है इलेक्टोरल रोल ऑफिशियली, वैसे ही वोटर आईडी कार्ड या वोटर कार्ड का जो ऑफिशियल नेम है वो है EPIC, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, इसका फुल फॉर्म है। ये वोटर आईडी का ऑफिशियल नाम है। वोटर आईडी कैसी दिखती है? तो अगर हार्ड कॉपी में देखोगे, अगर आप कार्ड आपके हाथ में होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या उसका एक और इमेज होता है। ये है EPIC, मतलब ये अपने फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैब, कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ योर EPIC, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आई होप जब आप 18 के हों तो आप भी ये कार्ड देखें और आपको याद आए कि आपने किसी क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। चलिए, तो गवर्नमेंट का क्या काम था? वोटर्स लिस्ट में नाम ऐड कर दो, सबको वोटर आईडी कार्ड बांट दो। तो गवर्नमेंट हमेशा इंश्योर करती है कि हर 5 साल में लोगों तक उनका वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाए। ठीक है, और वोटर्स से ये एक्सपेक्टेड है, अब कार्ड तो मिल गया, वोटर से क्या एक्सपेक्टेड है कि जब आप चुनाव में जाओ, जब आप वोट डालने जाओ, तो ये कार्ड लेकर जाओ, वहां पर ऑफिसर्स को दिखाओ और उसके बाद आप अपना वोट कास्ट करो। बट ये कार्ड कंपलसरी आज भी नहीं है। ठीक है, आज भी वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश कार्ड नहीं बना, तो क्या आप जनता को वोट डालने नहीं दोगे? नहीं, वोट आप डाल सकते हैं। तो क्या करना है फिर? प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले लो। ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जिसको सरकार मानती है कि ये एक सही आईडी कार्ड है किसी भी व्यक्ति का, तो
आप क्या कर सकते हैं, उस आईडी कार्ड को ले जा सकते हैं और आप वो दिखा सकते हैं वहाँ के ऑफिसर को, और वो आपको जो है अलाउ कर देगा वोट डालने के लिए। मतलब वोटर आईडी कार्ड होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट टू वोट आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ जानकारी, आपका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके काम की ही है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल सा है कि अगर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे तमाम कोर्सेज। आप जाइए वहाँ पर ब्राउज करिए, आप देखेंगे लगभग हर क्लास के लिए आपको कोर्सेज अवेलेबल होगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, जो भी आपके रिक्वायर्ड क्लास है, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करिए, वो कोर्स की लिस्ट खुल जाएगी, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, टॉपिक का नाम आ जाएगा, आराम से वीडियो देखिए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है ये सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन access all the courses on Magnet Brains website, and also you can subscribe to the Magnet Brains YouTube channel, and also you can get connected with the different platforms at which Magnet Brains is present for you people. I hope you got that point, and I would like to highlight this point कि आपको Magnet Brains की वेबसाइट पे नोट्स भी मिल जाएंगे और बोर्ड क्लासेस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।